इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी पामाल किया था। दर पर्दा तो मदद कर रहा है, लेकिन खुलकर अभी पूरी मदद नहीं कर रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, पूरे मुल्क में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर पहुँच चुकी हैं। कल खानेवाल में भी इलेक्शन होना है, लेकिन उसके साथ ही साथ अब से चंद रोज़ बाद खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले का आगाज़ होने जा रहा है। वो लोग, वो तमाम तर लोग जो कि पहले आते नहीं थे, उन गलियों का रुख नहीं करते थे, अब वो तमाम लोग वोट लेने के लिए आवाम के साथ एक बार फिर वादे कर रहे हैं, बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। गलियों का रुख किया जा रहा है, बार बार लोगों को मनाया जा रहा है, वोट देने की अपीलें की जा रही हैं और गलियों में बैनर्स आवेजा हैं और सिर्फ ये दावे और वादे किए जा रहे हैं कि आपके वो काम जो नहीं हो सके अब हम पूरे करेंगे। वो बल्दियाती लोग जो कि बहुत अरसे से नज़र नहीं आ रहे थे और अब वो नज़र आ भी रहे हैं, वोट भी मांगे जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हुक्मरान जमात जिसकी कलई खुल गई, बहुत सारे हमने बल्दियाती इंतखाबात में भी देखा, ज़िमनी इलेक्शन में भी हमने देखा, खासतौर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ जो ख़ास वोट हासिल नहीं कर सकी और हुक्मरान जमात को उस तरह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। अभी भी वो एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। वफाकी वज़रा इलेक्शन कमीशन के तमाम इक़दामात और तमाम अहकामात को हवा में उड़ा रहे हैं, धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। हालांकि इलेक्शन कमीशन नोटिस भी जारी कर चुका है, ख़ास तौर पर अली अमीन गंडापुर को और दीगर को, लेकिन उसके बावजूद इलाकों का दौरा भी किया जा रहा है, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा भी लिया जा रहा है। और इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद ये सवाल अपनी जगह है कि क्या इन तैयारियों के बावजूद, वादे वईद के बावजूद, क्या हुक्मरान जमात को कामयाबी हासिल हो पाएगी या फिर अपोजिशन अपना वोट बैंक मजबूत करेगी। और कल जो खानेवाल इलेक्शन है जिसमें इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है, कल पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। हुआ कुछ यूँ कि इंतखाबी मुहिम जारी थी और PP 206 खानेवाल जहाँ पर इंतखाब होने जा रहा है, उनकी मीर बासे की रिहाइशगाह पर ख़वातीन का रश देख कर अततारड़ चले गए। वहाँ पर कुछ लड़ाई हो गई, कुछ बदनज़मी हुई, पुलिस ने आके बीच बचाव कराया। उसके बाद अततारड़ और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया पीपल्स पार्टी की जानिब से। अब अततारड़ और दीगर ने अपनी अबूरी ज़मानत तो हासिल कर ली है, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, मामला पीपल्स पार्टी के लोगों की वजह से ख़राब हुआ था। जबकि मीर वासिक ये कहते हैं कि ज़्यादा तादाद लेकर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो हैं वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। तो क्या ऐसा होगा? क्योंकि पंजाब में हमने देखा पिछले दिनों जब NA-133 का इलेक्शन हुआ तो गो के मुस्लिम लीग नून जीती, PTI मौजूद नहीं थी, लेकिन पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बढ़ा है, जिसको पीपल्स पार्टी अपनी बहुत बड़ी कामयाबी समझती है। इसी तमाम तरह सूरत हाल में हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आप दोनों हज़रात का हम शुक्रिया अदा करेंगे। राना साहब, ये जो कल सारा मामला हुआ, खानेवाल का इलेक्शन है कल और ये मुकदमा दर्ज हुआ, पीपल्स पार्टी ये समझती है कि आप लोग बौखलाहट का शिकार हो गए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का एक बड़ा वोट बैंक है जो पीपल्स पार्टी ने NA-133 में लेकर दिखाया और कल वो कह रहे हैं कि खानेवाल में भी कुछ ऐसा ही होगा। तो क्या है इसमें, कितनी सदाकत है उनकी इन बातों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, कल जब वो सारा मामला बना तो अता तारड़ साहब ने रंगे हाथों जो है वो पैसे बांटते हुए पीपल्स पार्टी को पकड़ा और वहाँ फिर जब वो पकड़े गए तो वो जो इशू है वो बड़ा बन गया। देखें, ये बदकिस्मती है, यही कुछ जो है हरबे इस्तेमाल किए गए लाहौर के इलेक्शन में। हमारे लिए लाहौर का इलेक्शन एक वन वे इलेक्शन था, उसके लिए ना हमारे कोई बड़े जलसे हुए, ना हमारी कोई बड़ी क़यादत उधर गई। पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल बहुत ज़्यादा वोट लिए, लेकिन वहाँ खरीदो फरोख्त बहुत ज़्यादा हुई। देखिए, ये चीज़ें ज़िमनी इलेक्शन में खरीदो फरोख्त का इल्ज़ाम पहले पीपल्स पार्टी ने आप पर लगाया, अब आज आप पीपल्स पार्टी पे यही इल्ज़ाम लगा रहे हैं। देखिए, अब हमने तो ये एविडेंस भी गैदर किया, जो कुछ हो रहा था ये होता। देखें, बदकिस्मती ये है कि आप अगर कोई हकायक सामने लेके आते हैं तो उसी वक्त जो दूसरी साइड है वो उन हकायक को झुटलाने के लिए एक नई कहानी खड़ी कर देती है। अच्छा, वो एविडेंस आपने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए? मेरी नॉलेज में नहीं है, लेकिन बिल्कुल हम कराएंगे। अगर वो एविडेंस जो है, मैं तारड़ साहब से जरूर राब्ता करके पता करूंगा, हम कराएंगे। एविडेंस जो है वो कराना चाहिए और लाहौर में भी हमने कराई थी, वो वीडियोस को हम ECP के पास लेके गए। और अगर ये रवैया बन गया है और ये रूटीन बन गई है पीपल्स पार्टी की, तो इसके ऊपर मेरे ख्याल से हमें एक सख्त स्टैंड लेना चाहिए और मैं अपनी पार्टी को ये मशवरा दूंगा कि इसको आखिर
के जो लेवल है वहां तक हमें ले जाना चाहिए। आप इतनी मील टाइम आप देखें और इस पे अत्तार साहब से रब्ता भी करें। मैं चाहूंगी कि वो ECP में ये मामला लेकर जा रहे हैं और लेकर जाना भी चाहिए मुस्लिम लीग नून को। अगर आप कह रहे हैं रंगे हाथों पकड़ा, वहाँ पर 2-2 हज़ार रुपये बांटते हुए लोगों को, ये पहले भी इस तरह की वीडियोज़ आई थी। पीपल्स पार्टी ये कहती थी कि मुस्लिम लीग नून वोटों की खरीदो फरोख्त कर रही है, आज मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि पीपल्स पार्टी वोटों की खरीदो फरोख्त करिए। इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम लीग नून जो है गढ़ है पंजाब मुस्लिम लीग नून का, लेकिन एक ज़माना था नाजरीन, आपको भी याद होगा कि पीपल्स पार्टी का गढ़ था पंजाब, लेकिन ज़ाहिर आहिस्ता आहिस्ता पीपल्स पार्टी पंजाब से गायब होना शुरू हो गई, मकबूलियत कम हो गई। एक बार फिर ज़ाहिर कोशिश तो कर रही है पीपल्स पार्टी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमरा जमात है और ज़ाहिर पंजाब में भी अक्सरियत में है, तो अब खुद वो क्या कर रहे हैं, उनकी क्या तैयारियां हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी तो उन्होंने ये कह दिया कि NA 133 में क्योंकि हम थे ही नहीं तो ये वन साइडेड था, अगर हम मैदान में होते तो वोट बैंक जो कि 80% नहीं था वो हमारा वोट बैंक था। तो अब क्या होगा, कल खानेवाल में क्या होगा, उसके बाद आगे बल्दियात में क्या होगा? तो ज़रा हम शौकत बसरा साहब में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। बसरा साहब, पंजाब से आपका ताल्लुक़ है, पंजाब में वज़ीर पंजाब पे बड़ी तनकीद होती है और ये कहा जाता है कि उससे पहले जो ज़ाहिर शहबाज शरीफ थे या उससे पहले जो यहाँ पर वज़ीर आला रह चुके हैं उनसे कम एक्टिव हैं, उनकी कारकर्दगी पर सवालिया निशान बहुत उठाए जाते हैं। तो इस सिनेरियो में आप लोग किस तरह काम कर रहे हैं, अवाम का एतमाद कैसे हासिल कर रहे हैं कि वो आपको वोट दें? यह है कि मैं एक बतौर पॉलिटिकल वर्कर आपको बात बताऊं, मैंने जितने भी ज़िमनी इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख में अपनी होश में देखे हैं, पहले जिन इलेक्शन में होता था कि हमेशा मुदाखलत होती थी, जिस गवर्नमेंट की पार्टी गवर्नमेंट होती थी वो हर तरह से तरक्याती फंड्स के हवाले से वहाँ पर पूरा असरअंदाज, DPO, DCO, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर असरअंदाज होती थी। लेकिन हमारे दौरे हुकूमत में आके ये फैसला किया गया कि ये इसकी जमहूरियत इसको नहीं कहते हैं। एक तो बिल्कुल मुदाखलत नहीं है किसी हुकूमत की, पहली बात, कोई वहाँ पैकेज अनाउंस नहीं हो रहे, कोई वहाँ पर तरक्याती स्कीमें नहीं है, कोई वहाँ पर पटवारी, थाना कल्चर या DCO, DPO वहाँ पे जाकर कोई प्रेशराइज लोग को नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, देखिए इलेक्शन में हार जीत होती है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि महंगाई वाले मामले में हम पे प्रेशर है और ये बहुत बड़ा इशू है, लेकिन इंशाल्लाह आप देखेंगे खानेवाल वाला इलेक्शन हम इंशाल्लाह जीतेंगे और हमारी वहाँ पे अच्छी पोजीशन है। बाकी मैं फिर आपको कहूँ जो बातें अच्छा मैं आती हूँ बसरा साहब, क्योंकि ये खरीदो फरोख्त वाला मामला बड़ा उठ गया है, ज़ाहिर ये ज़िम्मी इलेक्शन से लेकर बल्दियाती आने वाले इलेक्शन पर भी ये असरअंदाज होंगे मामला, ज़ाहिर इस पर अब जो ट्रांसपेरेंसी वाला मामला है ना वो नहीं है। तो हसन मुतला साहब भी हमारे साथ हैं, उनको मैं ज़रा शामिल गुफ्तगू कर लूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। हसन साहब, मुस्लिम लीग नून इल्ज़ाम लगा रही है कि आप लोग खरीदो फरोख्त करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए हैं। कल बिरजीज साहब की रिहाइश जगह पर जो सारा हंगामा हराई हुई वो इसलिए हुई अत्तार ने वहाँ रंगे हाथों पकड़ लिया। पहले आप लोगों ने NA 133 में ये इल्ज़ाम लगाया था कि मुस्लिम लीग नून खरीदो फरोख्त कर रही थी, आज यही इल्ज़ाम आप लोगों पर लग रहा है। बहुत शुक्रिया जी। देखें ये अता साहब का जो सवाल है कि रंगे हाथों पकड़े गए, मुझे बड़ा हैरानगी हो रही है कि ये छांगा मांगा की सियासत करने वाले, ये 1985 के अंदर जिलानी को पैसे देकर वजीर आला बनने वाले, वहाँ मलिक अला यार बन रहे थे, वो हार्ट फेवरेट थे, ये तो सिंगल वोट था इनका। इनको पैसों का इस्तेमाल कहाँ गया? आज भी असगर खान केस पड़ा हुआ है, अगर ये असगर खान केस उठा के खुद पढ़ ले तो मेरे ख्याल है शर्म से डूब मरने का मकाम है। उसमें कितने पैसे लिए, किसने लिए, सबके नाम शामिल है, कोई पीपल्स पार्टी का तो नहीं है। इन्होंने कल एक हमारे उम्मीदवार के घर पे हमला किया, उसकी चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया, लेकिन इनको गिला कौन दे? इन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट का तकद्दुस भी पामाल किया था, इन्होंने तो उस पर भी चढ़ाई की थी। और इसी उनकी मंतक है कि पीपल्स पार्टी अगर अपना वोट बैंक इंक्रीज करे तो ये कहते हैं जी पैसों से ले रहे हैं, अगर ये अपना इनका वोट बैंक नीचे आ जाए तो ये कहते हैं जी कि ये तो टर्न आउट कम रहा है जी। बस समझ नहीं आती कि टर्न आउट कम में पीपल्स पार्टी ज्यादा ले रही है, टर्न आउट कम में वोट कम ले रहे हो, इसलिए उसका क्रेडिट भी ये लेने की कोशिश करते हैं।
अब जैसे बसरा साहब बात कर रहे थे, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। इलेक्शन होंगे गैर जानबदार, मैं नहीं कहता कि वो उसमें कोई पटवारियों की मदाखलत होगी, नहीं होगी, लेकिन इनका ग्राफ तो नीचे आया है ना। लेकिन ये तो सिर्फ यहाँ तक बस नहीं कर रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि एविडेंस है हमारे पास। इस तरह तस्लीम कर रहे हैं बसरा साहब, उन्हें भी ये चीजें माननी चाहिए। अजीब मंतक और लेकिन हसन साहब यहाँ पर बस नहीं कर रहे हैं, मेरे साथ राना एहसान साहब हैं, वो कह रहे हैं एविडेंस है हमारे पास, वो हम ECP में देने जा रहे हैं। तो उसको, और वो मुझे यही बता रहे हैं कि भाई हमने हमला क्या करना है, कोई गैर मुसल्ला होके भी हमला करता है किसी के ऊपर। वहाँ एक हजूम था, हाँ। जब हमने वहाँ जाके देखा कि हजूम क्या मामला है, तो वहाँ जो है वो पैसे बांटे जा रहे थे और हल्फ लिए जा रहे थे। जी हसन साहब, वहाँ हमने जो है वो 4-5 लोगों के इंटरव्यू भी लिए खवातीन के कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि हम यहाँ जो है वो पैसे, वीडियो है आपके पास उसकी? जी, हम लोग ECP पे 100% जा रहे हैं। अच्छा, और एविडेंस लेके जाएंगे। राइट हसन साहब, जी जी, मैं जवाब ले लूं फिर आती हूँ, मैं जवाब ले लूं इसी बात का फिर आती हूँ। हसन साहब ये बताइए, हाँ जी, ये आपने सुना राना साहब ने क्या कहा? जरा बता दें आप। राना साहब ये कह रहे हैं कि वीडियो है, एविडेंस है, खवातीन के इंटरव्यूज वहाँ पे लिए गए हैं, वो ये कह रही हैं हमें पैसे दिए जा रहे हैं, हल्फ लिया जा रहा है उस पर कि वोट हमारा ही होगा, और वो हम ECP लेके जा रहे हैं एविडेंस। मैं कहता हूँ जी बड़े शौक से जाना चाहिए इन्हें। मैं तो कल भी मेरी बात हुई, मैंने इनसे कहा कि बिल्कुल जो फोरम है, हाँ। वहाँ पे आपको जाके बात करनी चाहिए। ये कौन सा तरीकाकार है कि आप लोगों के घरों में घुस जाए? हाँ। आपके पास जो फोरम है आप वहाँ जाए। कौन कहता है? आपने जब बाहर जाना हो उस वक्त आपको अदालतें नजर आ जाती हैं, और जब आपने कोई फायदा लेना हो, आपने कोई वीडियो बनानी हो, आप लोगों के घरों में घुस जाते हैं और वहाँ पे जाके वीडियोस बना। वैसे आजकल वीडियो ऑडियो का बड़ा दौर है, वैसे हसन साहब आजकल बड़ा दौर है वीडियो ऑडियो का। मैं सारी वीडियोस जो है ना उनके पास ही है। सारी वीडियोस इनके पास ही हैं। आपके पास कोई वीडियो नहीं है? जी, आपके पास कोई वीडियो नहीं है? इनके पास पैसे हैं जो बांट रहे हैं। अच्छा, हम शिकायती लोग ही नहीं है, हम तो जमहूरियत पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम तो वोट के जरिए आने के कायल हैं। हम तो हमेशा अपनी जद्दोजहद के जरिए आए हैं, ना किसी के कंधों पे बैठ के आए हैं, ना वोट के। चले, अच्छा चाहूंगी मैं हसन साहब आप साथ रहिए। देखें, एक वक्त था पीपल्स पार्टी का वोट बैंक बड़ा था, मुस्लिम लीग नून कहीं नहीं थी, एक वक्त वो भी था, और एक वक्त वो भी देखा लोगों ने कि फिर मुस्लिम लीग नून का गढ़ बन गया पंजाब, पीपल्स पार्टी कहीं गुम हो गई। आज पीपल्स पार्टी फिर उभर रही है, तो जरा मैं उस पर पूछूंगी कि कल आने वाले इलेक्शन में क्या करने जा रहे हैं आप लोग। लेकिन जरा राना साहब ये कह रहे हैं सारी वीडियोस ऑडियोज हैं, आप लोग तो पता नहीं कहाँ से लेकर आ रहे हैं वीडियोस। देखिए, मैं हसन साहब मेरे बड़े भाई हैं, मैं बस यही मशवरा दूंगा पीपल्स पार्टी को कि देखिए बहुत कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरीके से ऐसा तासुर आ जाए कि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में रिवाइव हो गई है और कोई ये वोट ज्यादा ले लिए। लेकिन ये तासुर अगर ये इस तरीके से पैसे खर्च करके वोट खरीद के लोगों के हल्फ लेके उनके जमीर खरीद के अगर ये बना भी ले तो फिर भी इसका जनरल इलेक्शन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। अब मैं फिर आपको रिपीट करता हूं कि ना लाहौर में हमने कोई पीपल्स पार्टी को अपना कोई इतना कोई हरीफ समझा था, ना हम यहाँ खानेवाल में समझते हैं कि हमारा कोई पीपल्स पार्टी के साथ कंपटीशन है, कतई नहीं है। किसके साथ है आपका कंपटीशन? PTI के साथ है। देखिए इंशाल्लाह ताला ये भी हमारा इलेक्शन बड़ी एक जबरदस्त विक्ट्री होगी। हमें वन साइडेड होगा नहीं, मुकाबला है, लेकिन वन साइडेड इंशाल्लाह PMLN फातेह होगी। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हरबे हैं ये नहीं होने, ये हरबे नहीं हो, ठीक है। इन चीजों के ऊपर इस लेवल पे नहीं गिरना चाहिए कि हम जो है वो लोगों के जमीर खरीदने पे आ जाएं और पैसा इस्तेमाल करें। ये हम अपनी जमहूरियत का जो है वो मजाक उड़ा रहे हैं और उसकी तजलील कर रहे हैं, ये हमें नहीं करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी की तारीख में ये कुछ नहीं था जो आज पीपल्स पार्टी कर रही है, इससे इनको जो है गुरेज करना चाहिए। चलें ठीक है बसरा साहब, जाहिर है अब ये इलेक्शंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अब ये ट्रांसपेरेंसी पर हमेशा सवाल उठता है। मेरा सवाल पहले भी आपसे यही था, अब भी यही है कि आप लोगों ने ऐसा क्या किया है पंजाब में अवाम के लिए, पंजाब के, कि वो अब भी आपको ही चुने? आप किस तरह उनसे वोट मांगेंगे?
सवाल का जवाब देने से पहले अभी जो पहला टॉपिक आप डिस्कस कर रही थी, जी जी जी, आप अंदाजा करें दोनों पार्टियों की खरीदो फरोख्त, धांधली, एक दूसरे के वोट चुरा रहे हैं। इसीलिए हम इनको कहते हैं कि ये गला सड़ा निजाम जो है, हम जो अब रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं, रिफॉर्म्स लेकर आ रहे हैं, वहां पर ये खरीदो फरोख्त नहीं चलेगी। ये घोड़ों वाली सियासत, उसके पैसे लगा दिए, उसके पैसे लगा दिए, तो ये बातें जो हम कल कर रहे थे हमारी बातें आपके सामने आ रही हैं। और अब देखें, 2 इलेक्शन, एक पहला लाहौर वाला इलेक्शन हुआ, इन्होंने कितने कितने इल्जामात लगाए, आप दर्ज में दर्ज करवा रहे हैं। तो मैं इनको कहूंगा, खुदा रहा आप थोड़े से अकल और होश के नाखुन लें। जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर अगवा करते हैं उनके मुझे ये बात अच्छी नहीं लगती। दरमियान में एक दो भाई, मैं आपको दरमियान में किसी के बोला हूं, यार आप सब्र तो कर ले। यही तो आपकी बेचैनी है जो बता रही है कि आप लोग आज भी, कह रहा हूँ बस्ता भाई कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर को अगवा कर लेते हैं उनके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा बात तो सुन ले, ये धौंस धांधली, ये खरीदो फरोख्त, ये चांगा मांगा, ये ब्रीफ केसों की सियासत, ये नोटों की सियासत, इसको छोड़ दें। अब बहुत हो गया। पाकिस्तान में अगर हम ये वोट को इज्जत देने की बात कर रही है तो इस तरह नहीं दी जाएगी। यही तो सवाल था मेरा, किस तरह दी जाएगी वोट को इज्जत, यही तो सवाल कर रही थी मैं आपसे। अच्छा, वोट को इज्जत, मैं फिर कहता हूँ, वोट को इज्जत इस तरह दी जाएगी कि आपका इलेक्शन ऐसा हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो हारे उसको तस्लीम करे मैं हारा हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है, ये होना चाहिए। लेकिन जब सवालिया निशान उठते हैं कि जी नहीं है ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, तो फिर उसका जवाब देने के लिए कोई मौजूद नहीं होता। बस साहब बहुत शुक्रिया आपका, राना एहसान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, हसन मुर्तज़ा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बहुत बड़ा इम्तिहान जो हुकूमत के लिए है वो बढ़ती महंगाई है, जिस पर हुकूमत इन 3.5 साल में किसी किस्म से काबू नहीं पा सकी है। और एशियाई तरक्याती बैंक ने खतरे की घंटी एक बार फिर बजा दी है। एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में महंगाई फिर बढ़ेगी, और ये जो बढ़ रही है जिसमें आलमी मंडी में अशिया की कीमतें बढ़ना और इम्पोर्ट पर इन्हिसार होना मईशत का एक बहुत बड़ी वजह है, और ख़ासतौर बिजली की कीमतों में इजाफा भी इसकी एक वजह है। जनूबी एशियाई ममालिक की जो शरह नमू है सितंबर 2021 के मुकाबले में 8.8% से कम होकर अब 8.6% रहने की पेशगोई की गई है। लेकिन साथ ही साथ एशियाई तरक्याती बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में जो महंगाई की शरह है वो 9%, जो कि भारत में 5% रहने का इम्कान है। तो क्या कर रही है हुकूमत, और क्या हम मजबूर हैं कि हम महंगाई को नहीं रोक सकते? हमारी किसी ऐसी पॉलिसीज़ नहीं है और हम एक कर्ज लेने वाले मुल्क हैं, इसलिए हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। इसी तमाम तरह सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करें साबिक़ वज़ीर ख़जाना डॉक्टर सलमान शाह साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जो बात एशियाई तरक्याती बैंक कह रहा है उससे आप किस हद तक इत्तेफाक करेंगे? देखें जाहिर है कि इस वक्त एक ग्लोबल इन्फ्लेशन का चल रहा है, तूफ़ान है, और उसमें एनर्जी जो है वो लीड कर रही है। नंबर 2 पे तमाम कमोडिटीज़ हैं, जिसमें खाने पीने की चीज़ें हैं, वो भी बहुत, उनको भी आग लगी हुई है। नंबर 3 आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, शिपिंग का सिस्टम है, उसमें इतनी गड़बड़ हुई है कि वो भी किराए उनके जो हैं बहुत ज़्यादा ऊपर चले गए हैं, और आलमी जो तजारत है उसमें मसले हैं। आप देख लें कि अमेरिका में पोर्ट्स उनके जो हैं उनमें लाइनें लगी हुई हैं, वहाँ से रिमूव करना मुश्किल हुआ है। हर तरफ एक डिसरप्शन है। तो ये जो है इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे है, पर्टिकुलरली उन ममालिक पे जो इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट हैं। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की इकॉनमी खासी दहाइयों से हमने एक इंपोर्ट्स की तरफ उसका मुंह रखा है, लेड बाय एनर्जी। एनर्जी इस वक्त हमारी ज़्यादातर इंपोर्ट पे है। हमने जो डोमेस्टिक एनर्जी के रिसोर्सेज बनाने थे वो नहीं बनाए, और ये मैं पहले भी यहाँ बात कर चुका हूँ कि ना हमने डैम्स बनाए हैं पिछले 40 साल में। अपनी एक्सप्लोरेशन जो करनी चाहिए थी उस लेवल तक नहीं हमने की। शेल गैस के यहाँ पे बेशुमार ज़खायर हैं, जिसका वो उनकी सर्वे हो चुके हैं, लेकिन उस पर हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद हमने जो रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलराइजेशन, उस पर नहीं काम किया। तो उसकी वजह से हमें तकरीबन हमारी इंपोर्ट्स जो हैं उसका 25% हम एनर्जी इंपोर्ट करते हैं। उसके बाद 10 से 12% जो इंपोर्ट्स हैं उसमें फूड आइटम्स हैं, और बाकी चीज़ें जो हैं रॉ मटेरियल की इंपोर्ट्स हैं, मशीनरी की इंपोर्ट्स हैं,
और ज़रूरी जो आपको इंपोर्ट्स चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, वो इंपोर्ट्स आ जाती हैं। अब इसका जो सलूशन है हमारे लिए जो और अगर हमने इन्फ्लेशन से भी बचना है कि जितनी भी हो सके हमें इंपोर्ट्स की रिप्लेसमेंट चाहिए डोमेस्टिक सब्स्टिट्यूशन से, और फिर हमें आमदन चाहिए जो लोगों को इजाफा हो आमदन से, और वो आमदन जो है वो एक्सपोर्ट्स के जरिए अगर ज़्यादा है। ज़ाहिर है हम अभी उस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है अभी बहुत टाइम लगेगा जिस तरह हमने खुद कहा। लेकिन डॉक्टर सलमान शाह साहब, शरह सूद में जो इजाफा किया गया है, ज़ाहिर वो भी एक वजह बनती है महंगाई की, जो नई मॉनेटरी पॉलिसी आई है। और अज़ब आखिर साहब कह रहे हैं कि अब वो वाला वक्त तो नहीं है कि हम 13% तक शरह सूद वाली सूरत हाल हो, वो वक्त बहरान का था, हम उससे निकल चुके हैं। जी ये बिल्कुल सही बात है, और आप देख भी सकते हैं कि अब जो सिग्नल दिया गया है कि आपने जो इन्फ्लेशन से ज़रा सा ऊपर इंटरेस्ट रेट्स को रखते हैं, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं इन्फ्लेशन से करना, और उसकी वजह ये है कि जो बोरोवर्स हैं उनको तो इजाफी अमाउंट देना पड़ता है, लेकिन जो सेवर्स हैं उनको बहुत फ़ायदा होता है। जो लोग बचत करते हैं, जो लोग अपना पैसा बैंकों में रखते हैं, जो लोग पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, सेविंग अकाउंट्स खोलते हैं, उनको फ़ायदा होता है। तो इसका जो है करेंसी के दोनों साइडों पे आपको रखना होता है, और अगर आप इसको रेट्स को नहीं बढ़ाएंगे फिर आपके मुल्क में डॉलराइजेशन होती है। डॉलराइजेशन होगी तो डॉलर की और मांग बढ़ेगी, और डॉलर जो है वो और उड़ान करेगा। सो रुपए को मुस्तहकम करने के लिए भी इंटरेस्ट रेट्स का बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सर लेकिन रुपये तो मुस्तहकम नहीं हो रहा, मैं इस पर भी आपसे आके बात करूंगी। एक ब्रेक चाहूंगी, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिए। ब्रेक पर आके जब आएंगे तो बात करेंगे फवाद चौधरी साहब क्या कह रहे हैं, जो अद्वियात की कीमतें बढ़ रही हैं, उस पर भी इस ब्रेक के बाद बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बढ़ती महंगाई की बात कर रहे थे, तो फवाद चौधरी ये कहते हैं कि हमारे पूरी जनूबी एशिया में पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है। वो ये कह रहे हैं हमारे यहाँ हर चीज़ सस्ती है, सिर्फ चाय महंगी है। और अद्वियाती कीमतों पर वो कह रहे हैं कि अगर 3 रुपए से 7 रुपए तक कीमत चली गई है तो कौन सी क़यामत आ गई है भाई। ज़रा सुनिए क्या कहते हैं। जी 20-20 साल तक अगर आप इजाफा नहीं करेंगे इंडस्ट्री बैठ जाएगी। इस पर मैं बात तो करूंगी, हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन अवामी रद्द-ए-अमल भी सामने आया है, जरा वो देखिए। मार होगा वो आखिर में कबर कार्ड बनाकर मर जाएंगे। बस निकला हुआ है ना, दवाई की वजह से निकला हुआ है कि दवाई महंगा था, पीछे नहीं था, कारोबार नहीं है, कारोबार बहुत कमजोर है ना, आवाम बहुत किनको बहुत रोने के हालात पर है। 30% ज़्यादा महंगी होगी तो और क्या कर सकते हैं हम। ठीक है, अब हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा हम पे करम करे और अल्लाह हदायत दे ऐसी हुकूमत को। ठीक है, पर हमने वोट इमरान खान साहब को दिया था, पर खुश नहीं है इस बात से। तो हम लोग गरीब लोग क्या करें, दवाइयाँ इतनी महंगी कर रहे हैं, अभी वो खुद अपना इलाज बाहर से करवाते हैं और हम लोग गरीब लोग यहीं से पाकिस्तान में करवाते हैं। गवर्नमेंट अस्पताल में भी जाएँ हम लोग चेकअप कराने तो वो भी बाहर भेजते हैं प्राइवेट, और वहाँ पे गरीब आदमी जाए तो वो क्या करेगा, बाहर जाके भी बाहर वाले भी इतने पैसे लेते हैं दवाइयों वाले। और फवाद चौधरी कहता है 30% और महंगी कर दी हम लोगों ने, कर देंगे, कोई मसला नहीं पड़ेगा। ये अपना इलाज पाकिस्तान से करवाएं तो उनको पता चलेगा ना, खुद ये बाहर से करवाते हैं। जी तो आवाम बड़े गुस्से में हैं, वो कह रहे हैं पछता रहे हैं हम। लेकिन ज़ाहिर है अब इंडस्ट्री अगर बैठ रही है बकौल फवाद चौधरी के और 20 साल से इजाफा नहीं किया गया है तो इजाफा करना तो बनता था, लेकिन ये इजाफा कितना है और वाकई उतना ही है जितना फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि क़यामत नहीं आ गई अगर 3 से 7 रुपए किसी दवाई की कीमत हो गई और सेहत कार्ड के बाद तो ये मसला ही ख़त्म हो गया है। तो उसी पर हम बात करेंगे। खान वजाहत अली साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर फार्मा एसोसिएशन। बहुत शुक्रिया आपका खान वजाहत साहब। ये फार्मा इंडस्ट्री में जो कीमतें बढ़ी हैं ये 3.5 साल में या 3.25 साल में कितने % इजाफा हुआ है? थैंक यू वेरी मच। एक्चुअली द ग्रेविटी ऑफ इशू जो है वो डिफरेंट होता है और एक्चुअली डिफरेंट तरीके से प्रेजेंट हो जाता है। आई टेल यू कि फार्मा इंडस्ट्री बिल्कुल कोलैप्स होने के नज़दीक है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपके पास जो हैं वो शॉर्ट हो गई, क्योंकि आपको पता है रॉ मटेरियल हम नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हमें इंपोर्ट करना होता है।
जब आपकी डॉलर प्राइस ऊपर जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपकी रॉ मटेरियल की प्राइस ऊपर जाएगी, मगर हमें इंक्रीज उस हिसाब से नहीं मिल रहा, हमें तो 7% मिलता है। इवन कि मैं आई मस्ट टेल यू कि एक लाइफ सेविंग मेडिसिन है, हमारी कंपनी वो इंपोर्ट कर रही थी एंड दैट वाज द ओनली प्रोडक्ट अवेलेबल इन पाकिस्तान, एक हमारी और एक मल्टीनेशनल की, एंड वी हैव स्टॉप इंपोर्टिंग दैट प्रोडक्ट क्योंकि उसकी प्राइस जो है वो मिल रही थी हमें 10% इंक्रीज, जबकि डॉलर वेंट फ्रॉम 62, जब प्राइस मिली थी तो 62 का था, एंड नाउ द डॉलर हैज वेंट अप टू 180 और उसके ऊपर 10% इंक्रीज मिल रही है। तो आप बताइए हाउ कैन दैट कैन बी मैनेज्ड? तो ऑटोमेटिकली नोबडी विल गोना इंपोर्ट इट और उसको लॉस पे सेल करेगा। तो प्रोडक्ट की प्राइस का तो हमें अच्छा एक चीज है, आपने कहा कि जो इंपोर्ट हो रही है, जाहिर है वो तो एक वैलिड पॉइंट है ना कि जो डॉलर रेट होगा उस पर अद्वियात की कीमतें होंगी, लेकिन जो लोकल अद्वियात हैं उनका क्या मैकेनिज्म है, उनकी प्राइस क्यों बढ़ती है? लोकल में भी हम रॉ मटेरियल नहीं बना रहे, किसी भी प्रोडक्ट का हम रॉ मटेरियल नहीं बना रहे एक्सेप्ट फ्यू जेनेरिक्स। हम रॉ मटेरियल एपीआई जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट जो किसी भी दवाई में यूज होता है वो हम नहीं बना रहे। सपोज सर, लेकिन कोविड के दिनों में मुझे अच्छी तरह याद है कि उस वक्त तो हर दवा जो थी वो ब्लैक में बिक रही थी, कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि अवाम मजबूर थे। ख़ास तौर पे एक कोविड का इंजेक्शन होता है, लाइफ सेविंग इंजेक्शन, जो कि ब्लैक में फ़रोख्त होता रहा, उस पर कोई कुछ भी नहीं कर सका। उस वक्त भी तो फ़ायदा हुआ था ना आप लोगों को? नहीं, मैं एक और चीज़ को करेक्ट कर दूं रिगार्डिंग कोविड के अंदर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कंट्रोल में थे। इवन कि अगर रेमडेसिविर या कोई भी प्रोडक्ट जेनेरिक मैन्युफैक्चर हो रहा था वो हम सेल नहीं कर रहे थे, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको कंट्रोल करके सेल कर रहा था। कोई फार्मास्यूटिकल डायरेक्टली सेल नहीं करी थी। एक चीज़ को तो हम करेक्ट कर लें यहाँ पे, कोई फार्मास्यूटिकल ब्लैक नहीं कर रहा था। ये ज़रूर हो रहा था कि अगर गवर्नमेंट ने हमसे लेके आगे कहीं सप्लाई की और वहाँ से कहीं ब्लैक हो रहा है, वी हैव नो आइडिया अबाउट दैट, बट एक जनरलाइज कर लेते हैं उसके अंदर। आई डोंट थिंक सो कि इस तरह का ये हम इस टोटल मिसअंडरस्टैंडिंग मिसकंसेप्शन कि ब्लैक हो रहा था। हाँ, अब आप आगे ऐसी प्रोडक्ट्स का जिनके रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे थे, बट चूंकि कंट्री जो थी उसने भी अपनी बॉर्डर क्लोज की हुई थी, दूसरी कंट्रीज ने भी अपनी बॉर्डर क्लोज की हुई थी और अपनी रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग उन्होंने मिनिमाइज कर दी थी, जिसकी वजह से डिमांड एंड सप्लाई का इशू आया। पॉइंट टेकन सर, क्योंकि ये इशू हर सेक्टर में आ रहा है, चाहे वो अद्वियात का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो पेट्रोल का हो, ये सब में ये मामला आ रहा है। और वही वजह जो सलमान शाह साहब अभी आप कह रहे थे, तो मैंने भी अपने इंट्रो में कहा कि हमारी मईशत का इन्हिसार इंपोर्ट पे है और इसीलिए हमारा सारा मामला है। तो सलमान शाह साहब, हम लोग कहाँ खड़े हैं? खासतौर पर अगर बात करें तो फवाद शाह साहब तो ये भी कह रहे हैं कि अगले साल से गैस भी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने कोई ऐसा इंतजाम बनाया ही नहीं, लोकली सारा इंपोर्ट हो रहा है। फिर पेट्रोल बहरान, आज पेट्रोल का तो मामला ये कि आर्मी मंडी में पेट्रोल कम तो हुआ, लेकिन उस पर वफाकी वज़रा ये भी कहते हैं कि इतना कम नहीं हुआ कि उसके असरात पहुंचे यहाँ पर आवाम तक। एक चीज सलमान शाह साहब से सवाल है सर, पॉइंट जी सलमान साहब। आई थिंक कि इस वक्त एक तरफ तो ये जो आप बात कर रही हैं महंगाई की, वो बिल्कुल उसका अवाम के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है, लेकिन इसके साथ साथ इसकी वजह से एक अपॉर्चुनिटी भी है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि हम जितने भी ये इंपोर्ट्स हैं इनको लोकल प्रोडक्शन में अगर सब्स्टिट्यूट करने में कामयाब होते हैं तो उससे खासी इकोनॉमिक ग्रोथ भी आ सकती है और उससे हो सकता है कि ये चीज़ों की कीमतें भी ज़रा नीचे आ जाएं। उसके लिए आपको बेशुमार इन्वेस्टमेंट चाहिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो इन्हीं कंपनीज जिनको अब ये प्रॉफिट बनेगा, तो ये अगर इन्वेस्ट लोकल प्रोडक्शन में करें जिसके ऊपर इनको अब इंसेंटिवाइज हो चुके हैं, तो उससे फ़र्क पड़ेगा। सर अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि ज़ाहिर आपको तजुर्बा बहुत है, आप वफाकी वज़ीर भी रहे हैं, आप वज़ीर ख़जाना भी रहे हैं, आपको पता है चीज़ों का। जो आज पॉलिसीज़ लेकर चल रहे हैं हमारे मुशीर ख़जाना, आप उनको किस तरह देखते हैं? किस डगर पे हैं और किस लाइन पे हम लोग? देखें, एक तो ये है कि हमारी ओवरऑल जो मुश्किलात थी वो तो उनसे हम गुज़र चुके हैं, क्योंकि जितनी रुपए की कदर गिरनी थी वो गिर चुकी है। अच्छा, वो मज़ीद नहीं गिरेगी आप कह रहे हैं? जी, ये तो बड़ा क्लियरली जो सिग्नल आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से, वो तो यही है कि अब स्टेबिलिटी की तरफ हम जा रहे हैं। राइट। और एक स्टेबल इकोनॉमी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी और ये जो रिफॉर्म्स हैं पर्टिकुलरली हमें अपने मुल्क में, क्योंकि बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी हमारे पास यूथ की आबादी है जो कि
बिल्कुल काम, बहुत अच्छा काम भी कर सकती है। जो इंसेंटिव्स अब इन्वेस्टमेंट के मिले हैं उसकी वजह से इन्वेस्टमेंट बूम डेफिनेटली आएगा। कोरोना को हमने बहुत अच्छा मैनेज किया, जैसे बाकी दुनिया में डिसरप्शन हुई है उस तरह से यहाँ पे नहीं हुई। बिल्कुल, ये इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत अच्छे से मैनेज तो किया है, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि जब मुल्क में महंगाई बढ़ती है तो ज़ाहिर कहीं ना कहीं फ़ायदा भी होता है, और वो ज़ाहिर वो होता है लोगों को। हाँ जी सर। जी सर। हमें तो पुराने निज़ाम से नए निज़ाम में जाने में थोड़ा सा वक्त लगता है और थोड़ी तकलीफें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। मैं ये पॉइंट ऐड कर देती हूँ। लास्ट पॉइंट खान वजाद साहब, बस मुझे लास्ट पॉइंट आपका चाहिए, फिर हम रैप अप करेंगे कि ये जो सारा मामला है फार्मास्यूटिकल का, इसमें प्राइस मैकेनिज्म को दुरुस्त करने में कितना टाइम लगेगा कि आवाम को भी रिलीफ मिले? आवाम भी तो रिलीफ मांग रहे हैं। देखिए, प्राइस मैकेनिज्म तो ऑलरेडी ड्रैफ्ट ने डिफाइन कर दी है, उसके अंदर उन्होंने सर उस मैकेनिज्म पे कोई नहीं चलता। आई एम सॉरी टू से। जी नहीं, आई लेट मी क्लियर कि ड्रैफ्ट जो मेडिसिन है दैट इज द ओनली इंडस्ट्री जिसके अंदर हम 0.01 पैसा भी नहीं बढ़ा सकते विदाउट अप्रूवल ऑफ द ड्रैफ्ट। एक चीज लेट मी क्लियर, इट्स नॉट द कंज्यूमर प्रोडक्ट, इट्स कंट्रोल्ड वन। फार्मास्यूटिकल में विदाउट अप्रूवल हम 1 पैसा भी नहीं बढ़ा सकते। सेकंड चीज, उन्होंने अब मैकेनिज्म को एक डिफाइन कर दी है। अब इन्फ्लेशन रेट से वो कैलकुलेट करके हमें बता देते हैं और उसी हिसाब से प्राइस जो है वो लगाई जाती हैं अद्वियात की। बहुत शुक्रिया आपका खान वजाद अली साहब, डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रेक ले रहे हैं, वापस आएंगे तो अफगानिस्तान जो कि मुआशी निज़ाम की तरफ बढ़ा है उसका हल क्या है, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान 41 बरस बाद OIC वज़राए ख़ारजा कौंसिल का गैर मामूली इजलास अफगानिस्तान की सूरत हाल पर करने जा रहा है। पाकिस्तान ये समझता है कि अफगानिस्तान जो कि मुआशी निज़ाम की तरफ जा रहा है, अफगानिस्तान में 97% अफगानी ऐसे हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, कहा ना वहाँ पर कोई बैंकिंग का निज़ाम है, और अगर सूरत हाल ऐसी ही रही तो वहाँ क़तई गुर्बत से लोग नीचे चले जाएंगे, बल्कि दहशत गर्दों को वहाँ पनपने का मौका मिलेगा। लेकिन पाकिस्तान साथ ही साथ ये भी कह रहा है कि पाकिस्तान तनहा सब कुछ नहीं कर सकता और ममालिक की ज़रूरत भी उसे पड़ेगी, लेकिन दीगर ममालिक जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते अफगानिस्तान की मदद के लिए। तो मामला होगा क्या? वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास भी आज हो रहा है अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। पाकिस्तान संजीदा है बॉर्डर मैनेजमेंट पर और ख़ासतौर पर अफगानिस्तान की मईशत को लेकर, लेकिन क्या हो क्या रहा है, पूरी दुनिया उसको किस तरह देख रही है, इसी पर हम बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक सफ़ीर डॉक्टर जमील अहमद खान साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जमील साहब, हम बहुत दफ़ा अफगानिस्तान की बात करते हैं और ख़ास तौर पे 15 अगस्त के बाद जो सूरत हाल तब्दील हुई, वहाँ पर तालिबान हुकूमत आई, अब वहाँ पर सबसे बड़ा मसला बेरोज़गारी का, गुर्बत का, भूख का और ज़ाहिर खानों का है, और वहाँ पर लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि वो अपनी भूख मिटा सकें। दुनिया कोई मदद नहीं कर रही और कर भी रही है तो वो इतनी मामूली है कि उनकी मदद नहीं हो सकती। आप किस तरह देखते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान की सिचुएशन को किस तरह देख रही है और मामलात किस तरफ जा रहे हैं? क्या ये समझ रही है कि अफगानिस्तान की सिचुएशन तालिबान को प्रेशराइज करके कंट्रोल किया जा सकता है? दुनिया ये समझ रही है कि तालिबान को जितना हम प्रेशराइज करेंगे वो जल्द से जल्द हम जो बात कहेंगे वो मान जाएंगे। दुनिया ये समझ रही है कि जब अफगानिस्तान में प्रेशर पड़ेगा तालिबान पर, वहाँ भूख और अफलास जो कि लोग भूख के मारे 98% आज की जो कल बयान शाया किया है डिप्टी ह्यूमन राइट कमिश्नर ने, उसके मुताबिक उनको खुराक इतनी नहीं मिल रही है कि वो आगे जाके अपनी सेहत बरकरार रख सकें। लोग वहाँ अपनी डिग्निटी बरकरार नहीं सक। और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर डेविड ने कहा है कि लोग भूख से मरना शुरू हो गए हैं, और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के डायरेक्टर ने कहा है कि जब तक 220 मिलियन हर महीने नहीं मिलेंगे खुराक लोगों को नहीं पहुंचाई जा सकती। अब आपका सवाल कि दुनिया कर क्या रही है? दुनिया देखें, अमेरिका ने $9.5 बिलियन अफगानिस्तान के वो ही नहीं दे रही है उनको जो उनके अपने एसेट्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका चाहता क्या है? अगर अफगानिस्तान में ये अफरा तफरी और इस भूख और नंग की वजह से लोग बेहाल होके रेफ्यूजीज के तौर पर वो भागेंगे पाकिस्तान, ईरान के तरफ, पाकिस्तान भी प्रेशर में आ जाएगा। और इसी तरीके से अफगानिस्तान में दाइश मजबूत होती जा रही है,
तालिबान अपने इदारों को संभाल नहीं सकते, तनख्वाह नहीं दे सकते, इदारे कमज़ोर हो रही हैं। तालिबान लड़ाका होने की हैसियत से तो दूसरी बात थी, हुकूमत संभालने की हैसियत से दाइश को कंट्रोल करने के लिए उनको ज़राए चाहिए, वो नहीं है। इसका तमाम का मजमूई तौर पर अगर मतलब निकाला जाए और तज्जिया किया जाए तो यूं महसूस होता है कि अमेरिका एक अफगानिस्तान में कंट्रोल्ड डीस्टेबलाइजेशन चाहता है, और कंट्रोल्ड डीस्टेबलाइजेशन पाकिस्तान में अगर अफगानिस्तान में होगी तो उसके असरात अफगानिस्तान के पाकिस्तान पर पड़ेंगे। इसका तो मतलब ये हुआ कि लेकिन सर ये तो अमेरिका चाहता है ना कंट्रोल, वहाँ पे डिस्टेबलाइजेशन हो, लेकिन जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं जिन पर असर ज़्यादा पड़ेगा, पाकिस्तान तो अपना काम कर रहा है, लेकिन जो दीगर ममालिक हैं उनको साथ लेकर चलना पाकिस्तान के लिए कितना ज़रूरी है, ख़ास तौर पे जिसमें चीन है, रशिया है, ईरान है, इनको लेकर जो एक हिकमत अमली बनानी है, क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान बना पाएगा? पाकिस्तान तो अपनी हद कोशिश कर रहा है, लेकिन अब तक पाकिस्तान को वो कामयाबी नहीं हो रही। उसके असबाब हैं। चीन दरपर्दा तो मदद कर रहा है, लेकिन खुलकर अभी पूरी मदद नहीं कर रहा, और जितनी मदद चाहिए वो नहीं कर रहा है। रशिया नहीं कर रहा है। रशिया गारंटी चाहता है, रूस गारंटी चाहता है कि जितने दाइश या जितने बाकी वहाँ ऐसे अवामिल हैं जो कि सेंट्रल एशियन के ज़रिए रूस में कहीं जाके वो कोई कार्रवाई ना कर सकें, और सेंट्रल एशियन कंट्रीज में। चाइना चाहता है कि उगर्स जो हैं वहाँ के ईस्ट अफगानिस्तान मूवमेंट के लोग अब भी अफगानिस्तान में हैं, उनको धकेल के बाहर फेंका जाए। और वो जाहिर है अफगानिस्तान तालिबान अभी नए नए हुकूमत में आई हैं, जिनका चोली दामन का साथ इन तमाम ग्रुपों से रहा है। अगर वो तमाम के साथ जंग जारी कर दें तो तालिबान तो न सिर्फ हुकूमत में न रहेंगे बल्कि अफगानिस्तान में एक सिविल वार शुरू हो जाएगी। मैं खुद जब यूएनओ में था और मैंने देखा कि ईस्ट तिमूर में भी जब वहाँ के फ्रीडम फाइटर शनाना गोजमाओ ने वहाँ जब फ्रीडम फाइटिंग की अपनी मुस्तकबिल करने के बाद आज़ादी हासिल की, तो उसके बाद उसको अपने साथियों को लेके चलना पड़ा और दुनिया की मदद से आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल किया। अब हमारी एक आखिरी किरण उम्मीद की रह गई है। अमेरिका तो इस वक्त मैक्सिमम दबाव, और जो मैंने बता दिया है कि अमेरिका क्या चाहता है, और इस खित्ते में भी अमेरिका जो कर रहा है वो बड़ी खतरनाक चालें चल रहा है। अभी अगर आप देखें ईरान के हवाले से जो JCPOA जो उनका जो न्यूक्लियर रिकॉर्ड के सिलसिले में जो मीटिंग चल रही है और नेगोशिएशन, और जिसमें नाकामी के बाद जो हालात होने हैं, क्योंकि वो आपका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं खित्ते के हवाले से जिक्र करके जी हाँ, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ज़ाहिर जो अमेरिका चाहता है, खासतौर पे ना सिर्फ अफगानिस्तान फरमाया कि पूरे खित्ते में जो डिस्टेबिलिटी चाह रहा है वो भी सबको नज़र आ रहा है, लेकिन उसमें बहुत ज़रूरी है कि तमाम खित्ते के ममालिक को इकट्ठा होना चाहिए। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। हारिस साहब बहुत शुक्रिया। अब इस सिचुएशन में जब पाकिस्तान ये कह रहा है, खासतौर पर वज़ीर ख़ारजा ये कह रहे हैं कि अब एक ऐसा सूरत हाल है कि इसमें दहशत गर्दी पनपेगी, क्योंकि वहाँ पर लोग भूख और अफलास का शिकार हो रहे हैं, तो ये नज़र नहीं आ रहा दुनिया को, पहली बात। दूसरी बात ये खित्ते के ममालिक जिसमें उस तरीके से साथ पाकिस्तान का नहीं दे रहे, तो पाकिस्तान क्या करे, वो अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर कैसे चले कि ख़ासतौर पे उसको बड़ा ख़तरा है जैसे अफगानिस्तान में मामला ख़राब होंगे। देखिए सुमैया, ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन है। अमेरिका एक आग से खेल रहा है, वो रियलाइज नहीं कर रहा कि किस तरीके से अपने मकासद हासिल करने के लिए वो इस खित्ते को अगेन आग में धकेलना चाहता है, जो बड़ी मुश्किल से क्लियर की है। वो ये चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन ना हो। लेट्स बी वेरी क्लियर, अगर वो अमन चाहता था तो उनको चाहिए था उनको इकोनॉमिक एड देते, गवर्नमेंट को स्टेबल करते, उनको अपनी हुकूमत अच्छी कायम करने देते, ताकि वो उसके बदल दाइश को और जो वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सबको ख़त्म कर सके। जब खुद कमज़ोर हैं, खुद उनको अभी फंसे एम्ब्रॉयल हुए अपनी सिचुएशन के अंदर, तो वो दूसरी तरफ कैसे देख सकते हैं। ये पाकिस्तान का नुक्ता नज़र जो बार बार हम बता रहे हैं, लेकिन इशू ये समझिए, याद रखें कि वो नहीं चाहते वहाँ अमन हो, क्योंकि अगर अमन हो जाएगा अफगानिस्तान में तो हमारी सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी हो जाएगी। सही है। चाइना अपना बोल्ड रोड इनिशिएटिव बना लेगा। अफगानिस्तान हमारे बलूचिस्तान में अमन आ जाएगा, क्योंकि वहाँ से ये TPP निकल गई है इंडिया की। अगर वहाँ अमन होगा तो हमारा CPEC कामयाब हो जाएगा, हम इकनॉमिक तरक्की कर लेंगे। ये वजूहत हैं जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि वहाँ पर अमन ना हो। वो कहते यही रहेंगे ह्यूमन राइट,
वायलेशन उनको ये रहे ताकि ये डिस्टेबिलिटी रहे पूरे खत्ते में रहे। और आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट कमेंट डॉक्टर जमील साहब, ज़ाहिर अमेरिका ये कह रहा है कि वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात चाहता है, कहाँ इल्ज़ामात लगते हैं, ढूमोर के मुतालबात किए जाते हैं, और सडन अगर ये मुतालबा सामने आया है कि ये चाहते हैं हम अच्छे ताल्लुकात, तो उसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, उसके पीछे कहानी इतनी सी है फकत कि अमेरिका चाहता है कि वो इस खित्ते से अगर बिल्कुल ही वाइप आउट हो गया तो इस खित्ते की वो किस तरह खैर खबर रखेगा, इस खित्ते पे सर्वेलेंस कैसे रखेगा। चाइना की कंटेनमेंट प्रोग्राम के तहत का जो उनका पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, उसमें वो चाइना को कंटेन करने के लिए इस सरजमीन से ज्यादा इंटेलिजेंस हासिल करना चाहता है और ऑपरेट करना चाहता है। ये सबसे बड़ा रीजन है जो कि अमेरिका ताल्लुकात अपने अच्छे चाहता है पाकिस्तान से। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर जमील अहमद खान साहब और हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान को अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट को भी देखना है, अपने खत्ते की सूरत हाल भी देखनी है, ये बड़ा अहम इशू है। इसी पॉइंट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।